हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे चैनल की पहली ऑफिशियल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कनाडा में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या करना है, और आप अगर एलिजिबल हैं या नहीं। तो हम पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे कि इन केस अगर आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो क्या-क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, और अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और ऐसी नॉलेज चाहिए, ऐसा कंटेंट आपको चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ टाइम में मैं काफ़ी सारी वीडियोस इसी कंटेंट के रिगार्डिंग बनाने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपना कनाडा के लिए स्टडी परमिट अप्लाई किया, मेरे को कैसे अपना पीपीआर रिसीव हुआ, मेरा सारा का सारा पूरा प्रोसेस, क्या-क्या मैंने गलतियाँ करी जो मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग करें। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, कनाडा में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए सबसे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है अगर आपको एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है या नॉन एसडीएस। एसडीएस कैटेगरी होती है आपकी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और नॉन एसडीएस होती है एकदम उसके अपोजिट। तो इन दोनों की अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होते हैं, इनको आपको फुलफिल करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको एनरोल करना है, जो कि आपको स्टडी परमिट दिला सके, जो आपको ऑथराइज़्ड हैं, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिट देने के लिए। वो सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको आईआरसीसी की और कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारे के सारे कॉलेजेस, सारे के सारे कोर्सेज़ या यूनिवर्सिटीज़। जो चीज़ आती है वो आती है आपके फंड्स। नॉन एसडीएस के अंदर एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है फंड्स, आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर दिखाने होते हैं। अब फंड्स कितने दिखाने हैं, बहुत सारे लोगों का ये टॉपिक बन जाता है ये कि आपको कितने फंड्स दिखाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने फंड्स 10-12 करोड़ दिखाने हैं तो ही आपकी नॉन एसडीएस की फाइल आपकी अप्रूव होगी। मैंने ऐसी भी फाइल्स देखी हैं जो 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ के भी उन्होंने आईटीआर दिखाए हैं। फंड्स आपको इतने इनफ शो करने हैं कि आपकी जो भी ट्यूशन फीस है, जितने भी साल की आपकी ट्यूशन फीस है, या आपका 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, जितने टाइम का भी आपका कोर्स है, आप वो ट्यूशन फीस पे कर पा रहे हैं। उसी के साथ-साथ आपके जितना भी टाइम आप कनाडा में रहेंगे, अपने पढ़ाई करेंगे, उस टाइम का आपका लिविंग एक्सपेंसेस जितना भी होगा, उसके हिसाब से आप अपना फंड्स दिखाएँगे। तो ये जो चीज़ें मिलके आपके जितने भी फंड्स बनते हैं, उतने ही आपको फंड शो करने हैं। उससे थोड़ा-सा ऊपर करके आपको अपने फंड शो करने हैं नॉन एसडीएस प्रोफाइल के लिए। तो अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले या वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट करवाने के अलग-अलग चार्जेस होते हैं, अप्रॉक्स 7,000 टू 5,000 रुपीज़ होते हैं, जो आपको इंडिया के अंदर करवाना होता है और ऑथोराइज्ड डॉक्टर से करवाना होता है, जो जिसका आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होता है एंड फिर आपको जाना होता है। बात आती है जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर, वो है आपका प्रूफ ऑफ रिटर्न टू द होम कंट्री। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी के अंदर जो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर लगाएँगे, उसके अंदर आपको अच्छे से एक रीज़न लिख के देना है, एक सॉलिड रीज़न कि आप इंडिया वापस आएँगे, अपनी होम कंट्रीज़ वापस आएँगे जैसे ही आपका जो स्टडी परमिट है वो एक्सपायर हो जाता है, जैसे ही आपकी जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। नहीं तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत लोगों का रिफ्यूज़ल आता है एंड जो वीज़ा ऑफिसर है वो सैटिस्फाई नहीं होता है कि आप जो स्टूडेंट है वो कनाडा से वापस नहीं जाएगा अपनी होम कंट्री। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये हैं सारे के सारे नॉन एसडीएस कैटेगरीज़ के। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि आपको फुली वैक्सीनेटेड होना है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं अपनी होम कंट्री के अंदर, तो आप एलिजिबल नहीं हैं बाहर किसी भी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए। अब आते हैं हम अपने एसडीएस कैटेगरी पे, जो है हमारी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अगर आपको एसडीएस कैटेगरी में अपना एप्लीकेशन लगानी है कनाडा के अंदर, तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है उसका ध्यान रखना है आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि आपका एलओए, जो आपको कॉलेज वाले आपको शेयर करेंगे आपको, जब आप एक इनिशियल डिपॉज़िट या फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अपने कॉलेज के अंदर डिपॉज़िट करते हैं। हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। अकॉर्डिंग टू माइन, मेरे कॉलेज के अंदर ये था कि मेरे को एक स्मॉल अमाउंट जो 250 कनेडियन डॉलर्स था अराउंड, वो मेरे को पे करना था एंड उससे फिर मेरे को एलओए आ गया था विदिन 15 टू 20 डेज़।
एलओए आने के बाद जो आपको दूसरी चीज़ करनी है, वो है आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस। तो एचडीएस कैटेगरी के अंदर आपको आपका चाहे 1 साल का कोर्स हो, आपका 2 साल का या 4 साल का कोर्स हो, आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस आपको पे करके ही जानी है। आपको वो फीस जब आप पे करेंगे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको कॉलेज वाले फी रिसीट शेयर करेंगे, जो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल के अंदर लगानी है। इसके बाद जो आती है हमारी चीज़, वो आती है जीआईसी, जो कि है हमारा गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एक तरीके से हमारा हो जाता है लिविंग एक्सपेंसेस। ये अमाउंट आपको मिनिमम 10,000 कनेडियन डॉलर्स रखना होता है, जो अराउंड 6.5 लाख रुपीस के अराउंड आता है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 डॉलर्स डाले हैं, उसके बाद आपके 2,000 डॉलर आपको लैंड करने पे मिल जाएंगे, और जो बचे 8,000 डॉलर्स हैं, वो आपको मिलेंगे जब इक्वल अमाउंट्स में, जब आप कनाडा में वहां पर स्टे करोगे। वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है, जो आप यूज भी कर सकते हो और जो आप सेव करके अपने नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस भी निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आपका सीएक्यू सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं क्यूबेक एक्सेप्टेंस लेटर। तो मेरे केस में भी मेरे को ये क्यूबेक एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ा था। अगर आप क्यूबेक प्रोविंस के अंदर पढ़ाई करने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो कॉलेज है या पर्टिकुलर जो कोर्स है वो क्यूबेक जो आपका प्रोविंस है उसके अंदर आता है और आपको वहीं जाके पढ़ाई करनी है, आपको एक क्यूबेक सर्टिफिकेट लेना होगा, उनका अप्रूवल लेना होगा क्यूबेक गवर्नमेंट से। तो उसके लिए आपको अराउंड 150 कनेडियन डॉलर्स एक्स्ट्रा और पे करने होते हैं, एंड उसके बाद आपको विद इन 15 टू 20 डेज आपको उसका भी अप्रूवल आ जाता है, एंड उसका अप्रूवल भी आपको अपने वीजा एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। प्लीज नो कि ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक में जो स्टूडेंट जाके पढ़ाई करेंगे उनके लिए है। अगर आप टोरंटो जा रहे हैं, अगर आप ओंटारियो, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा मेडिकल एग्जाम, जो नॉन एचडीएस कैटेगरी और एचडीएस कैटेगरी में दोनों में सेम है। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे सारे के सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। हमारे सारे के सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, हमारे जितने भी हैं, हमारे 12th के, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, डिग्री, प्रोविजनल मार्कशीट्स, कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, सारी की सारी जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, डिग्रीज हैं, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी आपको अपलोड करनी है। एक तरीके से आपको अपनी वीजा फाइल के अंदर लगानी है। अगर आपके पास अपनी डिग्री नहीं है तो आप अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर आपके पास रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपकी मार्कशीट है, हिंदी में है या कोई और किसी लैंग्वेज के अंदर है, तो आपको पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से। उसके बाद जाके आप उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद एचडीएस कैटेगरी में जो हमारा लास्ट पॉइंट है और जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर आप एचडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका ये सबसे पहला स्टेप होगा, जो होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में दो कैटेगरीज आ जाती है, एक तो होती है आपकी आइल्स और एक दूसरा होता है आपका टोफेल। अगर आपको आइल्स देना है, आप आइल्स भी दे सकते हैं, टोफेल देना है, टोफेल भी दे सकते हैं। दोनों ही आपके एक्सेप्टेड है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर अब मैं बात करूं नॉन एचडीएस में या फिर एचडीएस में, ये इन दोनों में से आपको कौन सी बस पकड़नी चाहिए अपने कनाडा के लिए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको एचडीएस बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि इसके जो अप्रूवल रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन एचडीएस। और नॉन एचडीएस में आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, हर एक चीज़ का आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी शो करने पड़ते हैं, आपका लैंग्वेज टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है। बट हाँ, एक ये चीज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका आइल्स वगैरह में आपको प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह में प्रॉब्लम है, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट एक कंपल्सरी नहीं है नॉन एचडीएस के अंदर, तो आप नॉन एचडीएस के साथ जा सकते हैं। पर मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा और प्रिपरेशन करके आप कैसे भी करके एचडीएस एप्लीकेशन में अप्लाई करें। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और आपको कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाएँ। और उसी के साथ मैं अपनी पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसकी मदद से आप जो अपना आइल्स का जो टेस्ट है उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ एक ही बारी में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड उसी के साथ साथ मैं आई होप कि आपका जो कनाडा का ड्रीम है वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो और आप कनाडा में मिलो।